क्या होगा जब यादें ही बन जाए सबसे बड़ा जहर। मन्नत को आखिर कौन सा सच तोड़ रहा है और वेदांश अपनी ही मोहब्बत को बचा पाएगा या सब कुछ खत्म हो जाएगा। भाग 16 में हर रिश्ता सवाल बन चुका है और अब शुरू होगी असली तबाही। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सवेरा कहानी पर, जहां प्यार थोड़ा पागल है और हीरो पूरी तरह खतरनाक। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मन्नत और वेदांश की मोहब्बत अब लेने वाली है सबसे खतरनाक मोड़। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नत एक जुनून भाग 16। शहर के एक आलीशान लेकिन अंधेरे कमरे में सन्नाटा पसरा था। कमरे की दीवारों पर चारों तरफ सिर्फ मन्नत की तस्वीरें लगी थी। कुछ तस्वीरें में वह खिलखिला रही थी तो कुछ में वह वेदांश के साथ बेहद करीब और खुश नजर आ रही थी। काले रंग के आउटफिट में एक शख्स उन तस्वीरों को अपनी गहरी और सर्द नज़रों से घूर रहा था। उसकी आंखों में नफरत और जुनून का एक अजीब सा मिश्रण था। तभी कमरे का दरवाज़ा एक भारी आवाज़ के साथ खुला। एक आदमी अंदर आया और सर झुकाकर खड़ा हो गया। वह बोला, खबर मिली है सर, मन्नत मुंबई वापस लौट आई है। यह सुनते ही काले कपड़े में खड़े उस शख्स की मुठिया भिज गई। उसके जबड़े सख्त हो गए और आंखों का रंग गहरा डार्क हो गया। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया हो। वह भारी और ठंडी आवाज़ में बोला, अब उसकी हालत कैसी है? आदमी ने कहा, ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है सर, लेकिन उन्हें राठौर एंटरप्राइजेस के अंदर देखा गया है। जो लोग उन्हें जानते हैं वो अभी भी कंफ्यूज है कि वो वाकई मिस मन्नत है या कोई और, क्योंकि उनका लुक पूरी तरह बदल चुका है। उनका बिहेवियर कैसा है इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि उन्होंने अभी तक बाहर किसी से बात नहीं की है। काले आउटफिट वाले शख्स ने अपनी 2 उंगलियों से जाने का इशारा किया और वह आदमी तुरंत कमरे से बाहर निकल गया। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया, पर यह सन्नाटा किसी बड़े तूफान की आहट थी। उस शख्स ने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा है मन्नत, सोचा नहीं था कि तुम कभी वापस आओगी, पर आ ही गई हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यह खबर वेदांश राठौर के लिए अच्छी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे होने से उसके चेहरे पर सुकून लौट आया होगा और मैं उसके चेहरे पर वह सुकून बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह मन्नत की एक तस्वीर के पास गया और उस पर अपनी उंगली फेरते हुए एक खतरनाक मुस्कान के साथ बोला, क्यों ना एक छोटा सा टेस्टिंग खेला जाए, देखा जाए कि किंग की क्वीन की यादाश्त गलती से वापस तो नहीं आ गई। अगर आ गई है तो अगला प्लान और भी खौफनाक होगा, और अगर नहीं आई है तो किंग को टेंशन देना तो बनता है। उसकी यादों को इस तरह ट्रिगर करेंगे कि वो पागल ही हो जाएगी, और मन्नत का पागल होना वेदांश को जीते जी मार देगा। उसने अपना मोबाइल निकाला और एक नंबर डायल किया। जैसे ही फ़ोन उठा उसने आदेश किया, सुनो, खबर मिली है कि मिसेस वेदांश राठौड़ 3 साल बाद मुंबई लौट आई है और यह खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल जानी चाहिए। हर न्यूज़ चैनल, हर अखबार और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सिर्फ मन्नत का चेहरा होना चाहिए। फ़ोन काटकर उसने मन्नत की फ़ोटो पर अपनी नज़रें गड़ा दी। उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान खिल गई। अब देखता हूँ किंग, तुम अपनी क्वीन को इस दुनिया की नज़रों से और उनके सवालों से कैसे बचाते हो। तुम्हारी मन्नत हमेशा अधूरी रहनी चाहिए। कमरे में उसकी खतरनाक हंसी गूंज उठी और दीवार पर लगी मन्नत की तस्वीर पर उसकी परछाई और भी डरावनी लगने लगी। वहीं वेदांश और मन्नत केबिन से बाहर निकलने ही वाले थे कि तभी वेदांश के मोबाइल की रिंग बज उठी। उसने चलते चलते फ़ोन स्क्रीन पर नज़र डाली। मयंक कॉलिंग। वेदांश की भवें हल्की सिकुड़ गई। वो समझ गया कि अगर इस वक्त मयंक कॉल कर रहा है तो बात जरूरी होगी। उसने गहरी सांस ली और मोबाइल जेब में रखते हुए मन्नत की तरफ पलटा और कहा, मिस मन्नत, आपको थोड़ा देर और इंतज़ार करना होगा। मन्नत ने बस उसे देखा लेकिन कुछ बोली नहीं। यह देखकर वेदांश के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वह थोड़ा झुककर बोला, पनिशमेंट है तो पूरी तो करनी ही होगी आपको, डिनर पर तो चलना ही पड़ेगा। मन्नत ने मन ही मन मुंह बनाया। वहीं वेदांश आगे बोला, लेकिन फ़िलहाल के लिए माफ़ी चाहता हूँ, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करना है। तब तक आप यहीं आराम से बैठिए, फिर हम चलते हैं। मन्नत ने फिर भी कुछ नहीं कहा।
बस जाकर बच्चे की तरह सोफे पर बैठ गई, लेकिन मन ही मन बुदबुदाई, कुछ कहने से फायदा भी क्या है, करना तो इन्हें अपनी मनमानी ही है। उसने धीरे से सिर सोफे पर टिकाया। कल तक सिर्फ डिनर था, आज तो सीधे डिनर डेट बोलने लगे। पता नहीं सर के दिमाग में हर वक्त क्या क्या चलता रहता है। वहीं वेदांश एक पल के लिए उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर मासूमियत, चुलबुलापन था। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए केबिन से बाहर निकल गया। वह सीधे कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ बढ़ा। जैसे उसने दरवाज़ा खोला, अंदर का माहौल देखकर उसकी आंखें गहरी हो गई। कबीर, मयंक, शिव तीनों वहाँ मौजूद थे और तीनों के चेहरे पर साफ तनाव दिखाई दे रहा था। शिव नज़रें झुकाए बैठा था। वेदांश ने एक नज़र सब पर डाली और धीरे से चेयर खींच कर बैठ गया। क्या बात है? उसकी आवाज़ बिल्कुल शांत थी। इस वक्त तुम सबके चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई है? कुछ पल कमरे में खामोशी रही। फिर कबीर ने गहरी सांस ली और कहा, बात ही इतनी गंभीर है वेद। वेदांश की भौवें तन गई। साफ साफ बोलोगे भी कि क्या हुआ है? इस बार मयंक ने कहा, मीडिया हाउस का फ़ोन आया था, हमने किसी तरह उन्हें अभी तक रोका हुआ है। वेदांश की नज़रें और भी गहरी हो गई। मतलब? कबीर ने धीमी लेकिन भारी आवाज़ में कहा, मतलब किसी ने खबर पहुंचा दी है कि मन्नू वापस मुंबई लौट आई है और उसे यहाँ देखा गया है। यह सुनते ही कमरे का माहौल और भी भारी हो गया। वेदांश की मुठ्ठियाँ धीरे धीरे कस गई। मयंक ने आगे कहा, पूरी मीडिया में खलबली मची हुई है। हर न्यूज़ चैनल, हर बिजनेस पोर्टल, सब जगह सिर्फ एक ही खबर चल रही है। उसने मोबाइल स्क्रीन वेदांश की तरफ बढ़ा दी। स्क्रीन पर हेडलाइन चमक रही थी, 3 साल बाद लौटी वेदांश राठौर की पत्नी मन्नत राठौर। क्या मुंबई का सबसे पावरफुल कपल फिर साथ आए? आखिर 3 साल तक कहाँ गायब थी मिसेज मन्नत वेदांश राठौर? वेदांश की आंखों में खतरनाक ठंडक उतर आई। वहीं कबीर दबी हुई आवाज़ में कहा, वे लोग सिर्फ तुमसे नहीं, मन्नू से भी मिलना चाहते हैं। वे जानना चाहते कि आखिर मनु इतने साल बाद वापस अचानक क्यों आई है और अब तक कहाँ थी। मयंक ने भी अपनी बात पूरी की। हमने बहुत मुश्किल से उन्हें रोका है वेद, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे। उन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। कबीर ने भारी आवाज़ में कहा, हमारा प्लान कुछ और था वेद, और हो कुछ और गया। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, हम चाहते थे कि यह खबर मीडिया तक पहुँचे, लेकिन कुछ दिनों बाद, जब तक मनु थोड़ा सहज हो जाती, जब तक हम उन्हें धीरे धीरे बातों में लेकर सच्चाई के करीब ला पाते, लेकिन उससे पहले ही मीडिया तक बात पहुंच गई है। वेदांश की आंखें ठंडी थी। फिर उसने गहरी सांस लेकर अपनी नज़रें सभी पर टिका दी और कहा, प्लान तो कुछ ऐसा ही था कबीर। मैं पहले मिस मन्नत का विश्वास जीतना चाहता था। कुछ दिन उनके साथ ऐसे ही बिताना चाहता था ताकि वह खुद मेरे साथ सहज महसूस करे। कबीर और मयंक चुपचाप उसे सुन रहे थे। वेदांश ने आगे बोला, फिर सही वक्त देखकर मैं उनके सामने एक प्रस्ताव रखता कि वह दुनिया के सामने तुम्हारी बहन और मेरी पत्नी का रोल निभाए। उसने गहरी सांस ली। तब तक मैं उन्हें इतना भरोसा दिला चुका होता कि उन्हें डर ना लगता। ऐसे उनकी यादों पर दबाव भी नहीं पड़ता और वह मेरे साथ भी रहती। इसलिए तो मैंने जानबूझकर मिस मन्नत को ऑफिस के मेन एरिया से गुजरने दिया ताकि उन्हें आगे हम पर शक ना हो। लूना ने पहले ही उनके दिमाग में डाल दिया था कि सभी उन्हें तुम्हारी बहन की हम शकल समझ रहे हैं। वेदांश ने गहरी सांस ली और वही हुआ भी, लेकिन अनजाने में उनकी टक्कर अंगद राठौर से हो गई। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। कुछ सेकेंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर वेदांश ने जबरा भींच लिया। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में ठंडा अंधेरा उतर आया। लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि दुश्मन एक कदम आगे का खेल खेलेगा। उसकी आवाज़ और भारी हो गई। उसने आज ही मीडिया तक खबर पहुंचा दी। उसने धीरे से चेयर पर पीठ टिकाई और कहा, अब हमारे पास समय नहीं है। मयंक गंभीर होकर बोला, तो आगे का क्या प्लान है? वेदांश ने बिना रुके जवाब दिया, जो काम हम कुछ दिनों बाद करना चाहते थे, अब वो कल करना होगा। कबीर ने उसकी तरफ देखा और गंभीर होकर बोला, तुम मनु के सामने ये बात रखोगे? वेदांश ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे मिस मन्नत के सामने प्रस्ताव रखना ही होगा। उसकी नज़रें गहरी हो गई। उन्हें दुनिया के सामने मेरी पत्नी बनकर आना होगा।
मयंक ने धीमी आवाज में पूछा। और अगर वह नहीं मानी तो? यह सुनते ही कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। कुछ पल तक वेदांश कुछ नहीं बोला। फिर कबीर ने खुद ही जवाब दिया, तुम अच्छी तरह जानते हो वेद, इतनी आसानी से वो नहीं मानेंगी। उसने गहरी सांस ली, क्योंकि इस वक्त उनके लिए तुम सिर्फ उनके बॉस हो, कोई पति नहीं। वेदांश ने सख्त आवाज में कहा, लेकिन उन्हें मानना ही होगा। सबकी नज़रें उसकी तरफ चली गई, क्योंकि अब जब दुनिया के सामने उन्हें आना ही है तो उन्हें खुद को रेडी भी करना होगा। वहीं जैस्मिन वेदांश से एक जरूरी फाइल पर सिग्नेचर करवाने टॉप फ्लोर पर आई थी। केबिन के बाहर पहुंची और हल्का सा नॉक किया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया तो उसने दोबारा नॉक करने के लिए हाथ उठाया ही था कि तभी दरवाज़ा खुल गया और अगले ही पल जैस्मिन की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके हाथ से फाइल लगभग छूटते छूटते बचा। सामने, बिल्कुल उसके सामने मन्नत खड़ी थी। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। चेहरा थोड़ा बदल गया था, बाल पहले से छोटे हो गए थे, ड्रेसिंग स्टाइल भी अलग थी, लेकिन वो चेहरा, वो आंखें, उन्हें वो कैसे भूल सकती थी। उसकी सांसें अटक गई। मन्नू, उसकी आवाज़ कांप गई। अगले ही पल उसके चेहरे पर इतनी बड़ी खुशी उभरी कि उसकी आंखें भर आई। मन्नू, आप सच में आ गई? यह कहते हुए वह खुद को रोक नहीं पाई और सीधे जाकर मन्नत के गले लग गई। मन्नत पूरी तरह शॉक में रह गई। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक ये लड़की कौन है और उसे इस तरह गले क्यों लगा रही है। वहीं जैस्मिन की आंखों से आंसू बह निकले। आपको पता है हमने आपको कितना मिस किया है? उसकी आवाज़ भर आ गई। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने खड़ी हैं। मन्नत अभी भी बिल्कुल जड़ बनी हुई थी। जैस्मिन ने आगे कहा, मैं जानती थी मन्नू कि जैसे मिस्टर राठौड़ लौटेंगे आप भी जरूर आ जाएंगी। भला आप उनके बिना कैसे रह सकती हैं? मन्नत अभी भी एकदम पत्थर सी खड़ी थी। जैस्मिन ने उसे अपनी बाहों से थोड़ा दूर किया और बोली, कहाँ थी अब तक आप? आपको हमारी याद नहीं आई? हमें भूल गई थी आप? एक बार भी कॉल नहीं किया? आपको पता है ना, मेरा तो आपके सिवा कोई था ही नहीं। आप ही तो मेरी सब कुछ थी। मैंने आपको बहुत मिस किया मन्नू, बहुत ही ज़्यादा। जैस्मिन की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, लेकिन मन्नत के चेहरे पर सिर्फ उलझन और सवाल थे। वह मन ही मन सोचने लगी, हे माता रानी, ये लड़की कौन है? ये तो मुझे ऐसे मिल रही है जैसे हम सालों से साथ हो। ये मुझे जानती है, पर कैसे? तभी मन्नत ने बहुत ही धीमी और सहमी हुई आवाज़ में पूछी, एक्सक्यूज़ मी, आप कौन हैं? क्या हम पहले कभी मिले हैं? मन्नत का यह सवाल सुनते ही जैस्मिन के चेहरे पर जैसे बिजली गिर गई। उसके आंसू थम गए और वह सन्न रहकर मन्नत का चेहरा देखने लगी। वह हैरानी से पूछी, ये आप क्या कह रही हैं मन्नू? आप मुझे नहीं पहचान रही हैं? मैं आपकी जैस्मिन हूँ। मन्नत ने घबराकर उसकी तरफ देखा और मन ही मन सोची, हे माता रानी, कहीं ये मुझे कबीर सर की बहन तो नहीं समझ रही हैं? हाँ, हो सकता है चेहरा और नाम मिलने की वजह से इन्हें गलतफहमी हुई हो। उसने खुद को संभालते हुए जैस्मिन से कहा, आई एम सॉरी, पर मुझे नहीं मालूम कि आप किसकी बात कर रही हैं। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। आपको लगता है कि मैं कबीर सर की बहन मन्नत हूँ, पर मैं वो नहीं हूँ। कबीर सर ने मुझसे कहा था कि हमारी शक्ल और नाम मिलते हैं, पर मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रही हैं। जैस्मिन को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी हो। वह एक पल के लिए रुकी, फिर गंभीर होकर बोली, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझे क्या गलतफहमी होगी? आप मुझसे नाराज़ हैं क्या? समझती हूँ आपका नाराज़ होना बनता भी है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसके बाद आपका गुस्सा जायज़ है। वह गंभीर सांस लेकर आगे बोली, लेकिन प्लीज़ मेरे सामने ऐसे नाराज़ होने की एक्टिंग मत कीजिए। और अगर आप नाराज़ हैं तो मिस्टर राठौड़ से क्यों नहीं? उनके साथ तो आप यहाँ ऑफिस के केबिन में खड़ी हैं, तो मुझसे क्यों अजनबी बन रही हैं? मन्नत और भी उलझ गई। वह बोली, मिस्टर राठौड़ ये कौन है? जैस्मिन एक पल के लिए ठिठकी, फिर उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आई। ओ मन्नू, क्या हुआ है आपको? वह ध्यान से मन्नत का चेहरा देखने लगी और फिर भवें सिकुड़ कर पूछी, कहीं सच में आपकी यादाश्त वगैरह तो नहीं चली गई?
यह सुनते ही मनत का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। उसकी उंगलियां हल्के हल्के कांपने लगी। जैस्मिन को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातें मनत के अंदर क्या तूफान खड़ा कर रही हैं। वह लगातार बोले जा रही थी, आप ऐसे सच में अनजान बनकर बात क्यों कर रही हैं? उसने हैरानी से पूछा। आप अपने पति को ही भूल गई? मनत की सांस अटक गई। जैस्मिन ने धीरे से कहा, मिस्टर वेदांश राठौर, आपके पति। ये शब्द मनत के कानों में गूंजा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग पर हथौड़ा मार दिया हो। उसका पूरा शरीर जम गया। वह आवाज़ उसके कानों में बार बार गूंजने लगी। उसकी धड़कनें बेकाबू होने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसके दिमाग को भीतर से खींच रहा हो। जैस्मिन ने मनत की चुप्पी को उसकी नाराज़गी समझी और आगे कहा, प्लीज़ दी, नाराज़गी छोड़िए ना। आपने अपने पति मिस्टर राठौर से तो सारी नाराज़गी खत्म कर ली, तो फिर मुझसे क्यों नाराज़ हो रही हैं? मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं। जो भी आपके साथ हुआ उसमें तो राठौर फैमिली की गलती थी। उन्होंने आपको नहीं समझा, पर मैंने तो हमेशा आपका साथ दिया है। मनत को एक के बाद एक झटके लग रहे थे। उसके दिमाग में अंधेरा छाने लगा। पति, मिस्टर राठौर, हर शब्द उसके कानों में ताबड़तोड़ गूंजने लगा। जैस्मिन अब भी कुछ समझे बिना बोले जा रही थी। और आप कबीर भाई को सर क्यों कह रही हैं? आपने तो उन्हें माफ़ कर दिया था ना। आप भूल रही हैं क्या कि वो आपके सगे भाई हैं? मुझे तो अब सच में डर लग रहा है। क्या वाकई आपकी याददाश्त चली गई हैं? या इन 3 सालों में आपने खुद को इतना कठोर बना लिया है कि सबको भूलने की इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं? बोलिए ना, चुप क्यों हैं? मनत की पलकें अब धीरे धीरे भारी होकर बंद होने लगी। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे जो उसके गालों को भिगोते हुए उसकी गर्दन तक जा रहे थे। उसका दिमाग उन यादों को खंगालने में लगा था, लेकिन वहाँ सिर्फ दर्द और अंधेरा था। वह उन यादों के मलबे में खुद को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह और भी ज़्यादा उलझती जा रही थी। जैस्मिन की आवाज़ अब उसे सुनाई देना बंद हो गई थी, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो। मनत का शरीर ढीला पड़ने लगा। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और अपने दिमाग की उन बंद परतों को खोलने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक असहनीय दर्द की लहर उसके सिर से उठी। वह दर्द इतना तेज था कि मनत की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसका संतुलन बिगड़ा और वह फर्श की तरफ गिरने लगी, लेकिन फर्श से टकराने से ठीक पहले केबिन का दरवाज़ा झटके से खुला। वेदांश, कबीर, मैं, शिव अंदर दाखिल हुए। अंदर का नज़ारा देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वेदांश ने बिजली की फुर्ती दिखाई और झपट कर मनत को अपनी बाहों में थाम लिया, इससे पहले कि उसका सिर जमीन से टकराता। जैस्मिन वहीं की वहीं अवाक खड़ी रह गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि अभी तो वो बात करी थी, फिर अचानक मनत ऐसे बेहोश क्यों हो गई। कबीर घबराकर आगे बढ़ते हुए कहा, मनु, मनु अपनी आंखें खोलिए। वेदांश का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने मनत को अपनी छाती से चिपका रखा था। उसकी आंखों में एक ऐसी दहशत थी जो उसने पूरी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। वह मनत के चेहरे को सहला रहा था, लेकिन मनत पूरी तरह बेसुध हो चुकी थी। तभी कबीर कांपती आवाज़ में कहा, शिव, जल्दी से लूना को कॉल करो। देखो इनकी सांसें कितनी भारी चल रही हैं। वेदांश ने खूंखार नज़रों से जैस्मिन की तरफ देखा, जिसने डर के मारे फाइल अपने सीने से चिपका ली थी। फिर उसने एक सेकेंड गवाए मनत को अपनी बाहों में उठाया और तेज कदमों से अपने प्राइवेट रूम की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर खतरनाक सन्नाटा था। वहीं पीछे जैस्मिन पूरी तरह काँप रही थी। बेचारी को तो अब तक समझ ही नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। मयंक तेजी से उसके पास आया और उसे सहारा देते हुए अपने सीने से लगा लिया। जैस्मिन सिसकते हुए बोली, सर, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं मालूम कि वो कैसे बेहोश हो गई। मैं तो बस उनसे बातें कर रही थी। वो अनजान बनी हुई थी, तो मुझे लगा कि वो राठौर फैमिली से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। मैंने बस सच जानने की कोशिश की थी। मैं उसकी हालत समझ रहा था। उसने जैस्मिन के माथे को सहलाते हुए शांत किया और फिर कहा, आपकी कोई गलती नहीं है, आप खुद को संभालिए। उसने उसे सोफे पर बैठाया और पानी पिलाते हुए धीरे से कहा, अभी आप घर जाइए, मनत ठीक है। बस 3 सालों के दर्द और कमजोरी की वजह से शायद उन्होंने खाना वाना ठीक से नहीं खाया होगा।
ऊपर से आपकी बातों का अचानक दबाव, शायद इसलिए वो बेहोश हो गई होंगी। अब आप यहाँ से निकलिए, सब ठीक हो जाएगा। जैस्मिन बेबस कदमों से केबिन से बाहर निकल गई। थोड़ी ही देर में लूना वहाँ पहुँच गई। उसने मन्नत का चेकअप किया और उसे शांत करने के लिए एक नींद का इंजेक्शन दिया। कमरे में मयंक, कबीर और शिव मौजूद थे। वेदांश किसी पत्थर की मूर्त की तरह मन्नत का हाथ थामे उसके पास बैठा था। उसकी आंखें लाल थी और चेहरा बिल्कुल शांत, लेकिन उस शांति के पीछे एक खूंखार तूफान पल रहा था। तभी लूना धीरे से बोली, किंग, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है। इनका दिमाग काफ़ी ओवर स्ट्रेस था। ये इंजेक्शन इन्हें सुकून देगा। उम्मीद है कि सुबह तक इन्हें होश आ जाएगा। वेदांश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें एक पल के लिए भी मन्नत के चेहरे से नहीं हटी। वह उसे इस तरह देख रहा था जैसे उसकी हर सांस को गिन रहा हो। सभी ने भारी सांस ली और धीरे धीरे प्राइवेट रूम से बाहर निकलकर केबिन में आ गए। कमरे का माहौल अब भी बोझिल था। हर किसी के चेहरे पर डर और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर आगे क्या होगा। तभी लूना ने गहरी सांस लेकर पूछी, ये सब हुआ कैसे? उसकी आवाज़ में चिंता साफ थी। हम सब जानते थे कि उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं देना है। उसने सबकी तरफ देखा। फिलहाल के लिए तो मैंने उन्हें इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन उनका दिमाग खुद को शट डाउन कर चुका है। यह सुनते ही सबकी सांसें अटक गई। लूना ने गंभीर होकर आगे कहा, अब होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि उनके दिमाग ने अंदर से क्या रिएक्ट किया है, कितना असर पड़ा है और कौन सी यादें ट्रिगर हुई है। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। तभी लूना ने भव्य सिकोड़ते हुए पूछा, लेकिन ये सब किसने किया? मयंक ने गहरी सांस ली। उसने थके हुए अंदाज में कहा, जैस्मिन। कबीर की नज़र तुरंत उसकी तरफ उठी। मयंक ने तुरंत कहा, लेकिन उनकी कोई गलती नहीं है। उसने समझाते हुए कहा, उन्हें सच नहीं मालूम है। उन्हें नहीं मालूम था कि मनु की हालत क्या है और उन्हें स्ट्रेस देना कितना खतरनाक हो सकता है। वो तो बस खुश हो गई थी। उन्हें लगा कि मनु वापस आ गई है और उसी खुशी में वो लगातार बातें करती चली गई। मयंक की आवाज़ धीमी पड़ गई। उन्हें कहाँ पता था कि मनु हर बात सुनकर अंदर से टूट रही हैं। यह सुनते ही कबीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसकी मुठ्ठियाँ कस गई थी, लेकिन वह जानता था कि जैस्मिन को दोष नहीं दिया जा सकता है। वहीं प्राइवेट रूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि घड़ी की टिक टिक भी किसी प्रहार की तरह गूंज रही थी। वेदांश की नज़रें अभी मन्नत के चेहरे पर ही टिकी थी, जैसे वह अपनी आंखों की बंदिशों से मन्नत के हर दर्द को सूख लेना चाहता हो। उसने एक बार भी पलक नहीं झपकाई थी। बस वह शांत बेसुध मन्नत को देख रहा था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, उसी पल जैसे वेदांश की दुनिया पीछे खिंच गई, जहाँ से उसकी और मन्नत की जुदा होने की बदकिस्मती शुरू हो गई थी। उसके चारों तरफ की आवाज़ें धुंधली होने लगी और वह अतीत में चला गया। स्टडी रूम का शांत माहौल था। अधिराज जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे एक पुरानी किताबें पढ़ रहे थे। तभी संध्या जी हाथ में कॉफ़ी का मग लिए मुस्कुराते हुए दाखिल हुई। वह बड़े लाड से बोली, यह क्या अधिराज जी, जब से लौटे हैं आप मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। सारा वक्त इन किताबों को ही देंगे क्या? अधिराज जी ने मुस्कुराकर अपनी किताब बंद की और उन्हें अपनी ओर खींचा और कहा, आप पर ध्यान देने के लिए क्या मुझे अलग से वक्त निकालना होगा? मेरा तो हर लम्हा आप पर ही टिका रहता है। सच तो यह है कि आपसे ध्यान भटकाने के लिए मुझे इन किताबों का सहारा लेना पड़ता है। संध्या जी खिलखिलाकर उठी और उनके पास बैठ गई। अधिराज जी ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, इतने सालों बाद भी आपकी खूबसूरती और मेरे प्यार दोनों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि इंतजार ने और भी खूबसूरत बना दिया है। संध्या जी की आंखें नम हो गई। वह भराई आवाज़ में बोली, इंतजार प्यार को बढ़ाता है अधिराज जी, कम नहीं करता। मैंने तो सारी उम्मीद छोड़ दी थी आपके लौटने की, लेकिन देखिए ना, हमारे बेटे ने हमें फिर से मिला दिया। उन्होंने एक बेटा होने के साथ साथ पूरा माफिया वर्ल्ड भी संभाल लिया है। संध्या जी की आवाज़ थोड़ी देर गंभीर हो गई। हालांकि हमने कभी नहीं चाहा था कि वह उस दुनिया में जाए, लेकिन शायद किस्मत को यही मंजूर था। वह माफिया वर्ल्ड के किंग बन गए। अधिराज जी का भी चेहरा कुछ पल के लिए गंभीर हुआ। चाहता तो मैं भी नहीं था, पर वेद पर मुझे पूरा भरोसा है। उनकी आंखों में जो जुनून और पागलपन है, वो माफिया वर्ल्ड को भी झुका देता है। लेकिन उससे भी बड़ा जुनून उनकी आंखों में मन्नत के लिए है।
संध्या जी छेड़ते हुए बोली, बिल्कुल वैसा ही पागलपन जैसा कभी आप मेरे लिए दिखाया करते थे। अधिराज जी हंसते हुए बोले, था नहीं मिसेज राठौर, अभी भी हूँ। आपका बेटा किंग होगा पर उसका बाप उससे बड़ा पागल है। तभी स्टडी रूम का दरवाजा धीरे से खुला और वेदांश ने अंदर कदम रखा। उसे देखते ही संध्या जी मुस्कुरा दी। वेदांश ने कहा, लगता है मेरे बारे में कुछ गंभीर चर्चा हो रही है। संध्या जी ने कहा, यही कि आप अपनी मनु के लिए कितने दीवाने हैं। वेदांश के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल वह गंभीर हो गया। वह अपने पिता के सामने बैठा और बोला, मॉम, डैड, मुझे एक फैसला आप लोगों से साझा करना है। अधिराज जी बोले, कहो बेटा, हम सुन रहे हैं। वेदांश ने गंभीर आवाज में कहा, मैं चाहता हूं कि मिस मन्नत को राठौर एंटरप्राइजेस की मालकिन बना दूं। यह सुनकर एक पल के लिए दोनों हैरान रह गए, पर अधिराज जी ने तुरंत कहा, यह एम्पायर आपने खुद खड़ा किया है वेद। अगर आप इसे मन्नत को सौंपना चाहते हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है। वेदांश ने अपनी मॉम का हाथ थामते हुए कहा, आई नो, आप दोनों मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। आप दोनों से कुछ छुपा नहीं है। आप दोनों जानते हैं कि उस घटना के बाद मिस मन्नत को 72 घंटों की कोई बात याद नहीं है और उन्हीं यादों की कमी की वजह से वो वैभव को ढूंढने की जिद में है और वो अपनी कंपनी को मेरे साथ मर्ज नहीं करना चाहती है। मैं उन पर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ डैड। इसलिए मैंने सोचा कि जब मैं उन्हें राठौर एंटरप्राइजेस की मालकिन बना दूंगा तो लीगली उनकी कंपनी अपने आप मेरे साथ जुड़ जाएगी और उनका यह फितूर भी उतर जाएगा कि वह मुझसे अलग है। संध्या जी ने वेदांश का माथा चूमते हुए बड़े गर्व से कहा, वेद, मुझे और आपके डैड को आपका फैसला मंजूर है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मेरी बहू इस साम्राज्य को संभाले। वैसे भी मन्नत की सुरक्षा को लेकर हम हमेशा चिंतित रहते हैं। इस बहाने वो आपकी आंखों के सामने राठौर एंटरप्राइजेज में सुरक्षित रहेंगी। तभी स्टडी रूम का दरवाज़ा खुला और आयुष ने मुस्कुराते हुए एंट्री ली। वह मजाकिया अंदाज में कहा, वाह जी वाह, यहाँ तो बड़ी सीरियस मीटिंग चल रही है। बड़े भाई के आते ही क्या आप लोग छोटे बेटे को भूल गए? क्या खिचड़ी पक रही है मेरे बिना? वेदांश ने प्यार से आयुष का गाल थपथपाया और उसे पूरी योजना समझाई। आयुष तो पहले खुश हुआ, फिर उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह बोला, भाई, फैसला तो बहुत सही है। भाभी सुरक्षित भी रहेंगी और आपके करीब भी। लेकिन अधिराज जी गंभीर होकर बोले, लेकिन क्या आयुष? आयुष ने कहा, भाई, क्या आपने बाकी घर वालों से बात की? नूतन मॉम, सहानी, नाना नानी, उन्हें जब पता चलेगा कि आपने कंपनी का कमान भाभी को देने को सोची है तो क्या वो चुप बैठेंगे? और सबसे बड़ी बात भाई, अंगद राठौर। आयुष का यह नाम लेते ही कमरे का तापमान जैसे गिर गया। आयुष ने आगे कहा, भाई, भूलिए मत, भले ही आप उनके सगे बेटे नहीं हैं, लेकिन वह नूतन मॉम के पति हैं और सहानी के पिता। वह इस घर के दामाद हैं। क्या उन्हें एतराज़ नहीं होगा जब आप मन्नत भाभी को सब कुछ सौंप देंगे? वेदांश का चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया। उसकी आंखों में अंगद के लिए सिर्फ नफरत थी। वह सर्द आवाज़ में कहा, अंगद राठौर, वह इस घर में सिर्फ इसलिए टिका हुआ है क्योंकि मॉम उसे यहाँ देखना चाहती हैं, वरना उसे तो मैंने कब का घर से बाहर फेंक दिया होता। उसका राठौर एंटरप्राइजेस पर कोई हक नहीं है और ना ही मैं उसे कभी कुछ देने वाला हूँ। वेदांश ने आयुष की आंखों में देखते हुए साफ लफ्जों में कहा, राठौर एंटरप्राइजेस पर सिर्फ तुम्हारा, सहानी और मिस मन्नत का हक है। अंगद हो या कोई और, मेरी सल्तनत में किसका क्या मुकाम होगा, इसका फैसला सिर्फ मैं करता हूँ। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। अधिराज जी और संध्या जी जानते थे कि वेदांश का फैसला पत्थर की लकीर है। आयुष ने मुस्कुराते हुए माहौल को हल्का करने की कोशिश की और कहा, भाई, आपका फैसला तो अटल है, पर क्या भाभी इसके लिए मानेंगी? वेदांश के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। वो अभी रेडी नहीं है, पर मैं उन्हें मना लूँगा। तभी संध्या जी ने बीच में टोकते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए वेद, मेरी बहू है, मैं उन्हें अपने तरीके से समझा दूंगी। यह सुनकर वेदांश ने राहत की सांस ली, पर फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। मॉम, डैड, आयुष, मुझे कुछ दिनों के लिए इटली जाना पड़ रहा है। एक बहुत ही ज़रूरी डील है, पता नहीं वापस आने में कितना वक्त लगेगा। मैंने मन्नत को फ़िलहाल शेखावत मेंशन शिफ्ट कर दिया है। मैंने उन्हें समझाया है कि वो कहीं भी बाहर जाएंगी तो आप लोगों को बताकर ही जाएंगी। डैड, प्लीज़ आप और आयुष उनका ख्याल रखिएगा।
वह कहीं भी जाए, आप दोनों में से कोई एक उनके साथ हमेशा रहे। कुछ पल बाद आयुष और संध्या जी बाहर चले गए, क्योंकि वेदांश ने इशारों में समझा दिया कि उसे अधिराज जी से कुछ निजी बात करनी है। दरवाजा बंद होते ही वेदांश की आवाज़ और भी भारी हो गई। वह गंभीर होकर बोला, डैड, मैं इटली किसी बिजनेस डील के लिए नहीं, बल्कि माफिया वर्ल्ड के एक बड़े मसले के लिए जा रहा हूँ। वहाँ से मैं आपसे या मन्नत से संपर्क नहीं कर पाऊँगा। सिर्फ उस इमरजेंसी नंबर पर ही बात होगी जो किंग के पास रहता है। अधिराज जी ने अपने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोले, मैं समझ रहा हूँ वेद, आप निश्चिंत होकर जाइए। वेदांश की आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने कहा, डैड, हमारे दुश्मन ना जाने कौन किस भेष में है। किंग का दुश्मन कभी खत्म नहीं होने वाला है। जिन लोगों को मुझ पर शक है वो मिस मन्नत को टारगेट कर सकते हैं। कबीर, मैक और शिव को भी मेरे साथ जाना पड़ रहा है। ऐसे में यहाँ पर मिस मन्नत को आपकी ज़रूरत होगी। ऐसे तो मैंने उन्हें समझा दिया है और वो भी मुझसे वादा की है कि वो अकेले कहीं नहीं जाएंगी, लेकिन कोई ठीक नहीं है। उनका दिमाग कभी भी अपना रास्ता बदल सकता है। इसलिए प्लीज़ डैड, मेरे आने तक उन्हें संभाल लीजिएगा। उन्हें कुछ होना नहीं चाहिए। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि मन्नत की पकड़ उसके हाथ पर सख्त होती जा रही है। उसका कोमल शरीर अब थरथराने लगा था। वेदांश झटके से अपने अतीत से बाहर आया। वहीं मन्नत के दिमाग के अंदर एक और ही दुनिया आकार ले रही थी। नींद की गहराइयों में मन्नत का दिमाग किसी अंधेरे कुएं की तरह शांत नहीं था। वह खुद को एक अंतहीन गहराई में गिरता हुआ महसूस कर रही थी। अचानक उस अंधेरे में कुछ धुंधली तस्वीरें बिजली की तरह कौंधने लगी। एक केबिन, साफ सुथरा और शांत। सामने एक लेडी बैठी थी जिसके हाथ में कोई मेडिकल रिपोर्ट थी। सामने कोई और भी बैठा था, शायद वह खुद। उसके हाथ कांप रहे थे। चेहरे पर मायूसी थी, जैसे कुछ बहुत बड़ा उससे छिन गया हो। फिर अचानक एक और झटका, कुछ आवाज़ें, बहुत सारी बिखरी हुई बातें, लेकिन चेहरा अब भी धुंधले थे। वह किसी को साफ नहीं देख पा रही थी, खुद को भी नहीं, जैसे उसकी यादें जानबूझकर उससे छिप रही हो। मन्नत ने नींद में ही उन तस्वीरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे वो याद करने की कोशिश करती वैसे वैसे उसके चेहरे पर दर्द बढ़ने लगा। उसकी पलकें तेजी से कांपने लगी। वेदांश झटके से मन्नत को अपनी बाहों में समेट लिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके बालों में उलझ गई। वो समझ गया था कि मन्नत फिर अपनी यादों से लड़ रही है। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू निकलकर मन्नत के चेहरे पर गिर पड़े। वेदांश ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। वह टूट रहा था। वह खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा था। अगर बात दुश्मनों से लड़ने की होती तो वह एक पल में सब खत्म कर देता, लेकिन यहाँ उसे अपनी ही मोहब्बत की टूटी हुई यादों से लड़ना पड़ रहा था। और सबसे ज़्यादा दर्द इस बात का था कि दुश्मनों से ज़्यादा उसे मन्नत को उसकी अपनी ही यादों से बचाना था। और सच में ये लड़ाई उसके लिए अब तक की सबसे मुश्किल लड़ाई थी। तभी वेदांश ने गहरी सांस ली और धीमे से फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में दर्द और गुस्से का एक भयानक मिश्रण था। मैंने आपके वादे पर भरोसा किया था जान, और देखो आज हम यहाँ साथ होकर भी अजनबी है। कभी कभी बहुत गुस्सा आता है आपकी उस जिद पर, लेकिन क्या करूँ, अपनी ही मोहब्बत के हाथों मजबूर हूँ। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। आपने कहा था, आपने मुझसे वादा किया था कि आप वैभव को ढूंढने के लिए नहीं निकलेंगी। आपने कहा था कि आप शेखावत मेंशन की दहलीज पार नहीं करेंगी, लेकिन आपने सबकी आंखों में धूल झोंकी और निकल गई उस सच को तलाशने जो आपको मुझसे दूर ले गया। और फिर उसकी सांस अटक गई, जैसे वो पल उसकी आंखों के सामने जिंदा हो गया हो। फिर वो हुआ जान जो कभी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने आप पर भरोसा किया, क्योंकि मेरा दिल चीख चीख कर कहता था कि मेरी जान कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है। मुझे आप पर खुद से ज़्यादा विश्वास था, लेकिन आपने अपनी हर बात, हर जख्म, हर दर्द मुझसे छुपा ली। काश आप कुछ नहीं छुपाती। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें मूंद ली। उन बंद आंखों के पीछे यादों का एक सैलाब था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो मंजर बदल चुका था। उसकी आंखों में अब वो दर्द भरा आशिक नहीं था, बल्कि एक घायल शेर था। उसकी आंखें आग की तरह लाल थी, जैसे वो सब कुछ राख कर देना चाहता हो। उसके चेहरे पर एक भयानक और ठंडा सन्नाटा छा गया था।
अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि मन्नत का कांपता हुआ शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। शायद नींद में भी वो वेदांश के पास होने को महसूस कर रही थी। उसकी बिखरी हुई सांसें अब स्थिर होने लगी थी। चेहरे पर फैला दर्द भी धीरे धीरे कम पड़ने लगा। उसके दिमाग में दौड़ती धुंधली यादें जैसे किसी ने धीरे से रोक दी हो, और फिर उसे एक गहरी, शांत और बेहद सुकून देने वाली मौजूदगी महसूस हुई, जैसे कोई उसे गिरने से बचा रहा हो। बस इसी एहसास के साथ मन्नत आखिरकार गहरी नींद में चली गई। पूरी रात गुजर गई। वेदांश एक पत्थर की मूरत की तरह मन्नत को अपनी बाहों में लिए ही बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद का एक कतरा भी नहीं था। वह बस मन्नत की हर आती जाती सांस पर पहरा दे रहा था। सुबह की हल्की सुनहरी धूप खिड़की के पर्दों को चिरती हुई कमरे के अंदर दाखिल हुई। जैसे ही वेदांश को महसूस हुआ कि मन्नत के शरीर में हल्की सी हलचल हो रही है और वह होश में आ रही है, उसने फुर्ती दिखाई। उसने बड़ी कोमलता से मन्नत को बेड पर लेटाया, चादर ओढ़ाई और खुद पास पड़ी चेयर पर जाकर ऐसे बैठ गया जैसे वो अभी अभी वहाँ आया हो। मन्नत की पलकें भारी थी। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, लेकिन सिर में एक अजीब सा भारीपन और दर्द था। कुछ पलों के लिए उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला था, जैसे कोई कोहरा छाया हो। तभी कल रात की वो बातें, जैस्मिन का रोना, पति और भाई जैसे शब्द उसके दिमाग में बिजली की तरह कौंधे। वह अचानक झटके से उठकर बैठ गई। उसकी सांसें तेज थी। वह हाँफते हुए बोली, नहीं, वो सब क्या था? उसने बदहवासी में कमरे के चारों ओर देखा। तभी उसकी नज़र सामने चेयर पर बैठे वेदांश पर पड़ी। वेदांश का चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में वही पुरानी गंभीरता थी। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और मयंक, कबीर, लूना और शिव तुरंत अंदर आए। सभी की नज़रें सीधे मन्नत पर टिकी हुई थी। वही वेदांश, उसकी गहरी आंखें लगातार मन्नत को ही देख रही थी। मन्नत ने खुद को संभालते हुए सामने देखा और पाया कि कमरे में मौजूद हर इंसान उसे ही देख रहा था। हर चेहरे पर बेचैनी थी, उलझन थी, डर भी था। सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या मन्नत को कुछ याद आया या नहीं? कमरे में कुछ पल तक खामोशी छाई रही। फिर लूना धीरे से उसके पास आई और नरम आवाज़ में पूछी, अब कैसा फील कर रही हो? मन्नत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी उंगलियां बेड की चादर को कसकर पकड़े हुई थी, इतना कसकर कि उसकी उंगलियों की नस तक उभर आई थी। वहीं वेदांश की नज़र उसके चेहरे से फिसल कर उसकी भींची हुई मुट्ठियों पर गई। उसका चेहरा पूरी तरह एक्सप्रेशनलेस था। समझना मुश्किल था कि इस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह बस मन्नत को गौर से देख रहा था, जैसे उसकी हर सांस को पढ़ लेना चाहता हो। वहीं मन्नत की आंखों में धीरे धीरे नमी उतरने लगी, लेकिन उसने तुरंत अपनी पलकों को झपकाकर आंसू रोक लिए। वह कमज़ोर नहीं दिखना चाहती थी। वह झटके से बेड से उठी और बिना किसी और को देखे कमरे से बाहर निकल गई। सभी तुरंत उसके पीछे गए। वेदांश भी धीमे कदमों से उसके पीछे चला। मन्नत ने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने अपना पर्स उठाया और तेजी से केबिन से बाहर जाने ही वाली थी, तभी कबीर उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसने घबराकर रास्ता रोकते हुए बोला, मन्नत रुकिए, आप ठीक तो हैं ना? कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? ऐसे बिना कुछ कहे कहाँ जा रही हैं? मन्नत रुकी। उसने एक तिरछी और सर्द निगाह कबीर पर डाली। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा खालीपन और दर्द था। वह लड़खड़ाती लेकिन सख्त आवाज़ में बोली, मुझे नहीं मालूम कि मेरा आप लोगों से क्या रिश्ता है। मुझे यह भी नहीं मालूम कि कल उस लड़की ने जो कहा वो सच है या कोई भयानक झूठ, क्योंकि सच तो यह है कि मैं आप लोगों को नहीं पहचानती। कबीर की आंखें भर आई, लेकिन मन्नत रुकी नहीं। सच ये है कि मैं आप लोगों को जानती तक नहीं। मैं मुंबई पहली बार आई हूँ। सच ये है कि मेरी। अचानक वह रुक गई। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसके अंदर एक डर था, अगर मैंने इन्हें बता दिया कि मेरी यादाश्त जा चुकी है तो ना जाने ये लोग मेरे साथ क्या करेंगे। ये पहले ही मुझ पर हक जता रहे हैं। उसने कसकर अपनी आंखें बंद की और एक लंबी सांस लेकर सीधे कबीर की आंखों में देखकर बोली, देखिए मिस्टर कबीर, मुझे नहीं पता कि आपने पहले जो कहा वो सच था या झूठ, लेकिन कल उस लड़की की बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया है। मेरा दिमाग पूरी तरह से उलझ गया है। आखिर क्या चाहते हैं आप लोग मुझसे? प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। मुझे नहीं चाहिए ऐसी नौकरी। प्लीज़
मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं समझना, कुछ नहीं जानना। मन्नत की आवाज़ में एक बेबसी थी जो किसी का भी दिल चीर दे। उसकी आवाज़ काँप रही थी। प्लीज़, आप लोग क्यों नहीं समझते? मुझसे यह दर्द बर्दाश्त नहीं होता। आप लोग मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दीजिए। अब वो खुद को रोक नहीं पाई और फुट फुट कर रो पड़ी। उसकी सिसकियाँ पूरे कमरे में गूंजने लगी और वहाँ खड़े हर इंसान का कलेजा चिर रही थी। लेकिन सबसे दर्दनाक बात यह थी कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। ना सच बता सकते थे, ना झूठ बोल सकते थे, ना उसकी यादें वापस ला सकते थे, ना ही उसे इस दर्द से बचा सकते थे। हालात इतने उलझ चुके थे कि हर रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जा रहा था। अगर वो सच बताते तो मन्नत का दिमाग और बुरी तरह टूट सकता था। अगर कुछ छुपाते तो वो खुद अपने ही सवालों में घुटती जा रही थी। और सबसे बड़ी बात, मन्नत का दिमाग अब सच और झूठ के बीच फर्क करना ही छोड़ चुका था। कभी वो हर बात को झूठ समझती तो कभी एक छोटी सी बात उसके दिमाग में तूफान बन जाती। सच में दुश्मन ने बहुत खतरनाक खेल खेला था। उसने मन्नत को ऐसी हालत में छोड़ा था जहां अगर वह अपने लोगों से दूर रहती तो अधूरी रहती, और अगर उनके पास आती तो उसकी टूटी हुई यादें उसे पागल बना देती। कबीर की आंखें लाल हो चुकी थी। उसकी बहन उसके सामने टूट रही थी और वह कुछ नहीं कर पा रहा था। मयंक ने अपनी नज़रें झुका ली। लूना की भी आंखें भर चुकी थी और शिव की मुठियाँ भिजी हुई थी। और वही वेदांश, वह बस खामोश खड़ा था, लेकिन उसकी खामोशी सबसे ज़्यादा खतरनाक थी। उसकी आंखें मन्नत पर टिकी थी जो इस वक्त बच्चों की तरह रो रही थी। और शायद पहली बार वेदांश राठौर को महसूस हो रहा था कि कुछ जंग ऐसी होती है जहां दुश्मन सामने नहीं, इंसान के अपने दिमाग के अंदर छिपा होता है, और उस जंग को जीतना सबसे मुश्किल होता है। सबकी आंखें नम हो चुकी थी। कमरे का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना तक मुश्किल लग रहा था। तभी वेदांश के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। ऐसी मुस्कान जो इंसान तब मुस्कुराता है जब अंदर से पूरी तरह टूट चुका हो। उसने बेहद सर्द आवाज़ में कहा, इन्हें जाने दीजिए। यह सुनते ही सबकी नज़रें झटके से वेदांश पर टिक गई। कबीर तक अवाक रह गया। वही मन्नत जो अभी तक फुट फुट कर रो रही थी, उसने भी अपनी भींगी पलकों को उठाकर वेदांश की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल थे, दर्द था और एक अजीब सी कसक भी, क्योंकि इस वक्त वेदांश की आंखों में पहली बार उसे ऐसा दर्द दिख रहा था जो शब्दों से कहीं ज़्यादा गहरा था। लेकिन वेदांश, वह उसकी आंखों में आंसू और नहीं देख पा रहा था। उसने खुद को संभालते हुए फिर से कहा, लूना, इन्हें अपने साथ ले जाइए। मयंक तुरंत आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ में बेचैनी साफ थी। ये क्या कह रहे हो वेद? वेदांश कुछ सेकंड तक खामोश रहा। उसने मयंक के सवालों का जवाब नहीं दिया। उसकी नज़रें अब भी मन्नत पर ही थी। लूना, मैंने कहा इन्हें यहाँ से ले जाइए। लूना ने गहरी सांस ली और धीरे से मन्नत के पास आई और बोली, चलो मनु। मन्नत एक पल के लिए रुकी। उसने फिर वेदांश को देखा जो अब खिड़की की तरफ चेहरा फिर कर खड़ा था, लेकिन उसकी भिजी हुई मुठियाँ बता रही थी वो खुद को कितनी मुश्किल से संभाल रहा है। मन्नत के दिल में फिर वही अजीब दर्द उठा। आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, लेकिन वजह अभी समझ नहीं आ रही थी। वह चुपचाप लूना के साथ बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद होते ही कमरे का हवा तक बदल गई। वेदांश खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी नज़रें नीचे जाती मन्नत पर टिकी थी और उसके सीने में जो कसक उठ रही थी वो सिर्फ वही महसूस कर सकता था। तभी कबीर गुस्से में उसकी तरफ पलटा और कहा, चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में वेद? तुम उन्हें ऐसे जाने कैसे दे सकते हो? उसकी आवाज़ ऊंची हो चुकी थी। कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्या कहेंगे हम दुनिया से? और तुम अच्छी तरह जानते हो कि दुश्मन हमारे चारों तरफ है। हमें नहीं पता कौन किस चेहरे में छिपा बैठा है। कोई भी उनका फ़ायदा उठा सकता है। फिर भी तुमने मनु को जाने दिया। वेदांश अब भी खिड़की की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह शांत था। उसने बिना पलटे कहा, मैंने उन्हें मुंबई से दूर जाने के लिए नहीं कहा है कबीर। मैंने सिर्फ कुछ वक्त के लिए दूर रहने दिया है। कमरे में खामोशी छा गई। वेदांश ने धीरे से आंखें बंद की और कहा, तुमने देखा नहीं वह कितनी बुरी तरह उलझ चुकी थी। उनका अपना दिमाग ही उनका दुश्मन बन चुका है। उसकी आवाज़ भारी होती चली गई और जैस्मिन की बातों ने उस आग में घी डाल दिया। माना कि उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन हालात ऐसे थे जहां एक सच भी जहर बन गया है।
कबीर चुप हो गया। तभी वेदांश ने धीरे से अपनी मुट्ठी भींच ली। और जहाँ तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है तो मुझे सच में नहीं पता कि मैं क्या कहूँगा। फिलहाल जो होगा देखा जाएगा। फिर वो पलटकर सबकी तरफ देखा। उसकी आंखें खतरनाक तरीके से लाल थीं, लेकिन मैं अपनी जान को ऐसे टूटते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उन्हें जाने दिया। कुछ सेकेंड तक वो सबको देखता रहा। फिर उसकी आवाज़ अचानक बेहद खतरनाक हो गई। और तुम्हें क्या लगता है कबीर, दुश्मन का असली प्लान सिर्फ मिस मन्नत की यादाश्त मिटाना था? वह हल्का सा हंसा। नहीं, उसका असली वार हमारी मोहब्बत पर था। वो चाहते थे कि मिस मन्नत खुद मुझसे दूर हो जाए, मुझ पर भरोसा करना छोड़ दे, अपने ही रिश्तों से डरने लगे, और वो सफल हो गए। उसकी आंखों में अब खुला हुआ खून उतर आया था। लेकिन वो भूल गए हैं कि मैं किंग हूँ जो अपने पत्ते सही वक्त पर ही खोलेगा। वेदांश के चेहरे पर इस वक्त एक खौफनाक और जहरीली मुस्कान उभरी। उन्हें लग रहा है कि मैं खामोश हूँ। उन्हें लग रहा है कि मैं मिस मन्नत की बेबसी पर टूट जाऊंगा। नहीं, मैंने उन्हें ढील दी है ताकि वे सब अपने बिलों से बाहर निकले। एक एक करके नहीं कबीर, इस बार सबको एक ही छत के नीचे खड़ा करूंगा। उसकी आवाज़ अब मौत जैसी ठंडी हो चुकी थी। और फिर ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी उनके लिए रहम बन जाएगी। तरसेंगे वे, हर सांस के लिए तरसेंगे। उसकी आवाज़ में ऐसा जुनून था कि मयंक और कबीर की भी हिम्मत नहीं हुई आगे कुछ बोले। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। क्या मन्नत वापस वेदांश के पास लौटेगी? वेदांश आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे संभालेगा? दुश्मन ने जो चाल चली है उससे किंग कैसे बाहर निकलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मन्नत को सच में कुछ याद आने लगा है या उसकी खामोशी किसी बड़े तूफान का इशारा है? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे अगले एपिसोड में। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हाँ, चैनल सवेरा कहानी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप सभी का दिल से धन्यवाद मेरी कहानी सुनने के लिए।